नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने जा रहा है। खबर ये नहीं है, खबर ये है जो उत्तर प्रदेश से इतनी बड़ी हार पाई कि वो सदमा अभी तक नहीं भूली है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में अयोध्या से जुड़ी हुई खबर उनकी बेचैनी को और बढ़ाने का काम कर रही। खबर यह है कि जिस राहुल और अखिलेश की जोड़ी को दो लड़कों की जोड़ी कह करके हास्यास्पद बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, उस राहुल और अखिलेश की दो लड़कों की जोड़ी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब देश के दूसरे राज्यों में गठबंधन का विस्तार करने जा रही है। खबर यह है कि बीजेपी के अंदर का झगड़ा इतना बढ़ता जा रहा है कि वो उपचुनावों में कई लोगों को इस शर्त के साथ ड्यूटी लगा दी गई कि अगर हारे तो गए। खबर यह है कि अगर उपचुनाव बीजेपी हार गई तो 27 का चुनाव कहीं हाथ से निकल न जाए और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार न बन जाए। और खबर यह है कि कहीं 27 का इंतजार ही क्यों करना है। आज के वीडियो में ऐसी ढेर सारी बातों के साथ एक विश्लेषण उत्तर प्रदेश की मौजूदा सियासत। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के इस यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में फिर से हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में हुई भारी हार का असर कम करने के लिए, उस हार को भुलाने के लिए, अपने घर की लड़ाई को कम करके दिखाने के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में वापस अपनी पकड़ पुख्ता करने के लिए 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में दर्जनों मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी लगा चुकी है कि किसी भी तरह से 10 की 10 सीटें हम जीत जाएं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी समाजवादी पार्टी और पूरे देश की राजनीति में मजबूत बनकर निकला कांग्रेस सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश की नहीं, देश के कई और राज्यों में गठबंधन करने की नई शुरुआत पर काम करना शुरू कर चुका है। उनका आत्मविश्वास यहां बढ़ा हुआ है और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के घर के झगड़े और उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने रात की बेचैनी बढ़ा दी है। इसलिए पूरे दिन और रात बीजेपी के मंत्री लोग उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में विस्तार से इन दोनों बातों का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इधर हो क्या रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश में जब बात करेंगे तो सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश में एक बड़ी खबर से, अयोध्या बीजेपी हार गई। अब ये जितनी बार बोला जाएगा, बहुत सारी जगहों को, बहुत सारे लोगों को उतनी ही बार दर्द होता होगा। और यूपी के दोनों लड़के अयोध्या के सांसद को विधान लोकसभा में प्रतिपक्ष की सीट पर सबसे आगे साथ लेकर बैठते हैं। अयोध्या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन ही नहीं, पूरे देश के पॉलिटिकल नैरेटिव को बीजेपी को हरा करके चेंज कर चुका है। बाबा साहब का संविधान, राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी का एक समीकरण बिगाड़ चुका है और संविधान जीता और धर्म के नाम पर राजनीति हार गई। बची खुशी कसर बारिश ने पूरी कर दी, जब अयोध्या में बारिश में, पहली ही बारिश में रेलवे स्टेशन की दीवार गिरने से लेकर के राम पथ पर बने गड्ढे और राम मंदिर के बगल के मोहल्ले जालान में कीचड़ और पानी भरना, ये सारी तस्वीरें ही दुनिया ने नहीं देखी, अखबारों की खबरें ही नहीं आई। लोकसभा में खड़े होकर अयोध्या के सांसद ने इन मुद्दों को उठाया प्रधानमंत्री के सामने, और उसके साथ प्रधानमंत्री के सामने यह भी उठाया कि हर जिले में सर्किल रेट हर साल बढ़ जाता है और अयोध्या में जहां भगवान राम के नाम पर इतना कुछ हुआ, एक तो मोहल्ले में कीचड़ भरे हैं, सड़कें टूटी हैं,
विकास के नाम पर 6 महीने के भीतर बनी हुई चीजें धाराशायी हो गई, जमींदोज हो गई। और वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के सांसद समाजवादी पीडीए के सबसे ऊंचे परचम बन चुके अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में बैठ करके जब बोलने का मौका आया तो एक सवाल और उठाया कि अयोध्या के किसानों का सर्किल रेट 7 साल से नहीं बढ़ा है और उनकी बहुत कीमती जमीनें औने पौने दाम पर अयोध्या के किसानों की जमीनें बेची और खरीदी जा रही हैं। और उसके बाद एक खबर, आज ये खबर आई और अखिलेश यादव ने इसे अपने ट्विटर पर साझा करते हुए कहा भी कि अयोध्या में जमीनों का भयानक घोटाला होने की इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में श्यामलाल जी, जो इसके खोजी पत्रकारिता के बहुत बड़े नाम है, श्यामलाल यादव ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इसके सूत्र एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। बहुत बड़े बड़े नेताओं, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों और बहुत बड़े बड़े ठेकेदारों, व्यवसायियों के बीच एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अयोध्या के किसानों को धोखा मिला और उनकी जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदा और बेचा गया। यह है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत और विपक्ष की ताकत। तो इस खबर से जरा सोचिएगा कि भगवान के नाम पर जो जो काम बीजेपी करती रही, दीवार गिरने से लेकर, सड़क में गड्ढे से लेकर के, मंदिर की छत टपकने से लेकर के, पड़ोसी के जालान मोहल्ले में कीचड़ भरे रहने से लेकर, किसानों का 7 साल से सर्किल रेट न बढ़ना और उनकी जमीनों के घोटाले होना, ये सब देख करके भगवान राम को कैसा लगेगा। इसीलिए शायद उन्होंने सजा सुना दी, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसलिए विपक्ष मौका देखकर कहता है कि हम अयोध्या से लाए हैं आपके प्रेम का पैगाम। और इसलिए विपक्ष का गठबंधन इतना मजबूत है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 3-4 सीटें हम कांग्रेस को दे देते हैं और महाराष्ट्र और हरियाणा में समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ ले। विपक्ष का आत्मविश्वास यहां चल रहा है। अखिलेश यादव अपने पूरे समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत एक चुनाव में लेकर के आ गए। 37 सांसदों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी बहुत मजबूत जीत हुई थी। और अखिलेश यादव मौका देखते ही कोई चीज अब चूकते नहीं, एक मजे हुए नेता की तरह, एक दूरदर्शी नेता की तरह हंसते, मुस्कुराते, व्यंग करते, संयम के साथ राजनीति का जो व्याकरण बदल रहे हैं ना, बीजेपी की नींद हराम है। अब तक तो उत्तर प्रदेश का मामला था, 22 में भी लगभग 36% वोट शेयर ले आई समाजवादी पार्टी। और इस बार अगर गठबंधन दोनों को मिला दें, सपा और कांग्रेस के गठबंधन को मिला दें, तो लगभग 43% वोट शेयर है, बीजेपी से ज्यादा। और ऐसे में आत्मविश्वास इतना बड़ा है कि वो 10 विधानसभा सीटें तो जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2-3 सीटें, 4 सीटें हम बीजेपी की, हम कांग्रेस को दे देंगे, जैसे मझवा की सीट है, जैसे खैर की सीट, और सीटों पर वो लोग बातचीत कर रहे हैं। और सपा कह रही है कि हम महाराष्ट्र में भी कुछ आधा दर्जन 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस साल के अंत में हरियाणा में भी जो चुनाव होने वाला है वहां भी हम चुनाव लड़ेंगे। विपक्ष का आत्मविश्वास यहां खड़ा है। और ये एक नया कैलकुलेशन, नई ट्यूनिंग आपने गौर किया जब अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर के एक बात कही। हालांकि उनकी बात के कई बातों पर राहुल गांधी ने ताली बजाई, लेकिन एक बात पर मेज थपथपाई बहुत तेजी से, क्योंकि वो बात बीजेपी के सामने कांग्रेस नहीं कर पाई थी, चूक गई थी। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस चूक गई, लेकिन सपा ले आई तो अब क्लब हो गया। राहुल गांधी ने उस एक इंटरव्यू में उस पर सफाई दे दी और वो काम भी बन गया। नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया। राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री गजब की हो रही है। और उस केमिस्ट्री में जब अखिलेश यादव ने कहा कि सीटें भले जीत जाऊं, 80 के 80 सीटें भी अगर मैं जीत जाऊं तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा, और तेजी से मेज थपथपाया राहुल गांधी ने। अग्निवीर पर दोनों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर खत्म करेंगे, पेपर लीक रोकेंगे, नौजवानों से कनेक्ट कर रहे हैं ये दोनों नेता, जाति जनगणना से कनेक्ट कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को लोगों के बीच लड़ाई का इतना मजबूत टूल बना दिया कि बीजेपी को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ रहा है
ये एक केमिस्ट्री अब यूपी से बाहर अगर कामयाब होती दिखेगी तो बीजेपी के लिए और मुश्किल बढ़ाएगी। और फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ाने का उत्तर प्रदेश में ही राजनीतिक ग्राउंड तैयार हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें और 10 पर बीजेपी ने अपना पूरा कैबिनेट उतार दिया। भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये उनके लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई। बीजेपी में मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, ये उनके लिए इम्तिहान की घड़ी आ गई। बड़ा मायूसी और अंदर खाने बड़ी रणनीति बन रही थी जब से बीजेपी यूपी हारी, क्योंकि यूपी में बीजेपी को लग रहा था कि मंदिर वहीं बन गया। 22 जनवरी के बाद हमने गठबंधन भी तोड़ लिया, अखिलेश यादव को कमजोर भी करना था, अखिलेश यादव के विधायकों को तोड़ लिया। ओम प्रकाश राजभर साथ आ गए, दारा सिंह चौहान साथ आ गए, संजय निषाद हैं ही, अनुप्रिया पटेल हैं ही, जयंत चौधरी वापस आ गए, तोड़ लिया गठबंधन से। इतना सब कुछ बीजेपी ने यूपी में किया था और बीजेपी यूपी से हार गई। आज प्रचंड बहुमत की सरकार अगर बीजेपी की नहीं बनी, नीतीश और नायडू की सहारे के साथ बीजेपी एनडीए सरकार कहने पर मजबूर है, तो उसका श्रेय केवल और केवल यूपी को जाता है। और इसलिए अब इस उपचुनावों के बीच वापस इस घर की लड़ाई को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा कैबिनेट, आप कल्पना करिए, उपचुनावों में पूरा कैबिनेट उतार दिया है बीजेपी ने। और वो कैबिनेट उतारा कैसे? जैसे अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद उसी अयोध्या से, उसी मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, वही जिसको अखिलेश यादव ने बोल दिया था पूर्व मंत्री पूर्व विधायक। तो बोले नहीं नहीं, वर्तमान में विधायक हूं। तो कह पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सांसद बनने वाले हो। तो सांसद बन गए, मिल्कीपुर सीट खाली हो गई। और वो सीट का समीकरण ऐसा है कि सपा के पक्ष में बीजेपी ने मिल्कीपुर सीट से सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, ये मीडिया के खबरों के हिसाब से मैं बता रहा हूं, और मयंकेश्वर शरण सिंह जो राज्य मंत्री हैं, 2 मंत्रियों की जिम्मेदारी मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी ने लगाई है। 2 मंत्री मिल्कीपुर का उपचुनाव लड़वाएंगे बीजेपी को। करहल, जहां से खुद अखिलेश यादव विधायक थे, अब वहां से सुनने में आ रहा है कि तेज प्रताप यादव को टिकट मिलेगा। बीजेपी सपा के ही परिवार के एक सदस्य कहे जाने वाले अनुजेश यादव को टिकट देने की बात सोच रही है। और उसके पहले जयवीर सिंह जो पर्यटन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, योगेंद्र उपाध्याय जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और अजीत पाल जो राज्य मंत्री हैं, 3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है करहल में कि भैया उपचुनाव जितवाओ। मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो बाकी विधायक से लेकर के और कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग तो कितने भरे होंगे उपचुनाव जिताने के लिए, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। कटहरी पे स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल, क्योंकि कुर्मी बाहुल सीट है, अंबेडकर नगर की कटहरी, लालजी वर्मा यहां से विधायक थे, और उस कटहरी की सीट पर वहां पर समाजवादी पार्टी के बड़ा प्रभाव है। अब लालजी वर्मा चूंकि बसपा में भी रहे, सपा में रहे, कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है, उनको हराने के लिए चुनाव लड़वाएंगे वो गैर कुर्मी को। लेकिन 2 कुर्मी मंत्री जो आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल के पति हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, और स्वतंत्र देव सिंह बड़े मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन दोनों मंत्रियों की ड्यूटी कटहरी विधानसभा सीट पर लगा दी गई है। उसके बाद कानपुर की एक सीट है सीसामऊ, इरफान सोलंकी जो वहां के विधायक थे, वहां से उनकी विधायकी चली गई क्योंकि सजा हो गई। माना जा रहा है कि सपा उनके किसी परिवार के सदस्य को उतारने की बात कर रही है, ऐसा मीडिया की खबरों में आ रहा है। सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं और मानवेंद्र सिंह, 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है सीसामऊ विधानसभा पर। उसके बाद फूलपुर विधानसभा, इलाहाबाद की विधानसभा में 22 में प्रवीण पटेल विधायक थे बीजेपी के, वो सांसद बन गए और फिर वहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। प्रवीण पटेल विधानसभा में फूलपुर की विधानसभा से हार गए थे, प्रवीण पटेल सांसदी जिता ली, लेकिन बीजेपी फूलपुर विधानसभा में हार गई। इसलिए बीजेपी फूलपुर विधानसभा में लोकसभा में जो वोट शेयर कम हो गया, इसको भरने की कोशिश करेगी और फूलपुर में राकेश सचान और दया शंकर सिंह
2 मंत्रियों को फूलपुर की विधानसभा सीट में प्रभारी बना करके भेज दिया गया है। ये हाल है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी का दौरा अभी जब शुरू होगा तो देखिएगा दौरे पर दौरा चलेगा उपचुनाव के लिए भी। तो बीजेपी को यह बात उत्तर प्रदेश में कायदे से समझ में आ गई है कि यह केवल 10 विधानसभाओं के उपचुनाव मात्र नहीं है। अंदर खाने का झगड़ा, भीतर का असंतोष, एक दूसरे पर अविश्वास और बीजेपी का चुनाव हारना। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की केमिस्ट्री का लगातार मजबूत होते जाना और उत्तर प्रदेश में विपक्ष का ताकतवर होना, इन परिस्थितियों ने बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर दी। और ये सारे बड़े बड़े मंत्री, और जब मंत्री कहा जाता है तो याद रखिएगा उनके जितने दौरे होंगे वो सरकारी होंगे। उनके सारी सरकारी गाड़ियां, सरकारी अमले, सरकारी पैसा और सब कुछ झोंका जाएगा और गाड़ियों का काफिला घूमेगा। इलाके में असर पैदा होगा कि कौन नेता आए हैं, मजबूत नेता आए हैं, क्योंकि उनके गाड़ियां चोय चोय करती हुई कई गाड़ियों का काफिला गया। सरकार में रहने का यह फायदा मिलता है। पुलिस प्रशासन थोड़ा नरम रहती है और तंत्र उपचुनाव जिताने के लिए पूरी ताकत से खड़ा रहता है। क्या चल रहा है बीजेपी के अंदर? अयोध्या में उनकी किरकिरी रुकते रुकते भी नहीं रुक रही है। मीडिया में कोई खबर आ जा रही है जमीनों का घोटाला हो गया रे भाई। बड़े बड़े कोट अनकोट बड़े बड़े मंत्रियों का नाम, मंत्रियों के बेटों का नाम, दबदबा वाले लोगों का नाम आ रहा है। मीडिया में खबर छप गई, संसद भवन में किरकिरी हो गई, एक अकेला सब पर भारी हो रहा था, बेचारे को सहारे की जरूरत पड़ गई। उस उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्माती जा रही है। और वो अखिलेश यादव, उन्होंने बाकायदे अपने पीडीए की रणनीति को गांव गांव पहुंचाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अपने नेताओं की बैठकें कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी का तेवर तो आप देख ही रहे हैं। तो अखिलेश यादव वो जो बूथ मैनेज करके चुपचाप अपना काम करके रिजल्ट देते हैं, जिन्होंने देश को सांप्रदायिक राजनीति के अंधकार में जाने से रोक लिया, अयोध्या और यूपी में हराकर बीजेपी को, वो चुपचाप अपनी उसी शैली में, उसी तरीके से लोगों को जोड़ करके संयम और मुस्कुराहट के साथ, पीडीए रणनीति के साथ अपने मिशन और आंदोलन में आगे लग चुके हैं। एक ट्वीट देखा था आपने अखिलेश यादव का, वो शाखा लगाते हैं हम पेड़ लगाएंगे। इस पर चर्चा कम हुई, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। वो शाखा लगाते हैं हम पेड़ लगाएंगे, इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। बड़े भारी भारी पेड़ अब उत्तर प्रदेश में डर रहे हैं, हिल रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं और मंत्रियों तक को उतार दिया है कि विधानसभा चुनाव जो कि सेमीफाइनल की तरह है, अगर इन्हें भी हार गए तो 27 में कुर्सी चली जाएगी। और बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि 27 का इंतजार क्यों करना। वो उत्तर प्रदेश जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो सुनवाई नहीं हुई, इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। वो उत्तर प्रदेश जिसमें बेसिक शिक्षा में पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है और लाख से ऊपर के पद खाली पड़े हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अवसाद में जा रहे हैं, परेशान हैं। उनकी निराशा और आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। इलाहाबाद, लखनऊ और तमाम छोटे शहरों के बीच उन नौजवानों की आंखों में झांकने वाला शायद कोई नहीं बचा जो वैकेंसी न आने के चलते, पेपर लीक हो जाने के चलते या नौकरी न पाने के चलते अवसाद में जा रहे हैं, आंसुओं में भीग रहे हैं और उनका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। उस उत्तर प्रदेश में अब हलचल तेज हो गई है। उस उत्तर प्रदेश में बेसिक के टीचर आंदोलन कर दें तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ रहा है। उस उत्तर प्रदेश में जहां घमासान मचा हुआ है, उस उत्तर प्रदेश पर नजर आप भी रखिएगा, हम भी रखेंगे और बात करते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव चैनल का काम पसंद आ रहा है तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जब चैनल से जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और करवाते हैं तो ताकत हमें मिलती है। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।